के साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद अब अपर हाउस यानी कि विधान परिषद के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। कुल 37 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर सियासी खींचतान उत्तर प्रदेश में अभी भी जारी है। सत्ता दल लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है तो विपक्षी दल सरकार पर प्रशासन के जरिए लूट तंत्र की बात कह रहे हैं। ऐसे में कल होने वाले मतदान से पहले एक बार फिर से यूपी के सियासी समर की लड़ाई तेज हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, पूछेंगे सवाल, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखें। नौ की राह आसान, 27 पर घमासान। थोड़ा और इंतजार, कल मतदान। अपर हाउस की लड़ाई कौन जीतेगा भाई? न्यूज 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। तो सवाल यही कि अपर हाउस की लड़ाई कौन जीतेगा, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिन सीटों पर अपर हाउस के लिए लड़ाई होनी है। मतलब यूपी की अपर हाउस यानी कि विधान परिषद की कुल 36 सीटें खाली हुई हैं। उनमें से बीजेपी 9 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है और खाली 27 सीटों पर चुनाव होना है जिसके लिए वोटिंग होगी। ये फिलहाल की तस्वीर है, आप देखिए 36 सीटें हैं, 9 पर बीजेपी निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। 27 सीटें ऐसी हैं जिन पर विधान परिषद के लिए प्रत्याशियों का चुनाव होना है। बाकी पूरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें हैं, उनमें से किसी एक पार्टी को बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत होती है। ये इस वक्त आपके सामने पूरी तस्वीर है विधान परिषद की। फिलहाल बीजेपी के पास 35 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास आप देखिए 17 सीटें हैं, बीएसपी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1 सीट और अदर्स के पास 11 सीटें हैं। ये फिलहाल वर्तमान स्थिति आपके सामने है। बहुमत का आंकड़ा 51 है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि इस बार जिन 27 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और बाकी के 9 निर्विरोध, इनको मिलाकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी, 51 से आगे निकल सकती है। ये फिलहाल अभी तक की तस्वीर है। और चलिए आपको बताते हैं कि विधान परिषद में किस क्षेत्र से कितने लोग आते हैं। स्थानीय निकाय के लिए विधान परिषद में 100 में से 36 सीटें तय की गई हैं। शिक्षक रिप्रेजेंटेशन जिन पर देखने को मिलता है, इसके अलावा स्नातक अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 8 सीटें ऐसी आती हैं। राज्यपाल जिनको मनोनीत कर सकते हैं ऐसी 10 सीटें हैं और विधायक जिनका चुनाव करते हैं ऐसी 38 सीटें हैं और स्थानीय निकाय के लिए 36 सीटें फिलहाल निर्धारित की गई हैं। 36 सीटों पर जो कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है उनमें भारतीय जनता पार्टी पहली लड़ाई जीत चुकी है। 9 प्रत्याशी उसके ऐसे हैं जो कि निर्विरोध जीत चुके हैं और 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि ज्यादातर सीटों पर उसका कब्जा होगा और दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि अगर लूटतंत्र नहीं देखने को मिला तो फिलहाल हमारा पलड़ा भारी होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सपोर्टर हैं समाजवादी पार्टी के। कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। पहली बाजी तो फिलहाल आप लोग जीत चुके हैं, 9 सीटों पर आपके प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं, बाकी 27 सीटों पर लड़ाई है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर वहां पर लूटतंत्र देखने को नहीं मिला तो टक्कर कांटे की होगी। देखिए, बड़े ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने अपना मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, विश्वास दिखाया, आज वही विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता का दिख रहा है। हम सभी सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं क्योंकि जनता ने नकारात्मकता को नकार दिया है, विकासवाद को अपना दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से 37 साल बाद इतिहास बदलते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः जिसकी सरकार थी उसकी सरकार बनाई। जनता ये विश्वास कर रही कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं वो जनता के लिए है, जनता के विश्वास के लिए। उसी विश्वास के साथ में आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस बार जो विधान परिषद का जो चुनाव है उसमें भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी तो शुरुआत से आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है ना कि आपने उनके प्रत्याशियों को नॉमिनेशन ही नहीं करने दिया, जहां नॉमिनेशन किया भी तो वहां पर नॉमिनेशन उनका खारिज करवा दिया गया। जावेद अहमद साहब, क्या अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से यही आरोप, यही स्टैंड है? देखिए अमित जी, सवाल स्टैंड का नहीं है। जब
सत्ताधारी दल जिस तरीके की उसकी कार्यशैली होगी, जिस तरीके का वो काम करेगा, तो उसको तो सामने लाना विपक्ष का काम है और ये समाजवादी पार्टी करेगी। कहाँ लोकतंत्र के नाम पर, संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? जिला पंचायत चुनाव में नहीं देखा कि किस तरीके से प्रशासन को स्टार प्रचारक बनाकर प्रस्तावक महिलाओं तक का चीरहरण किया गया। यही लोकतंत्र है क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में? अगर यह लोकतंत्र है तो यह लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी को मुबारक है। यह भारतीय लोकतंत्र नहीं हो सकता है। भारतीय लोकतंत्र क्या है ये दुनिया ने देखा है और दुनिया उसको मानती और जानती है। किस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए विधान परिषद में आपने किस तरीके से विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे आपने खारिज कराए, विपक्षी उम्मीदवारों को आपने उनके साथ भाजपाई कार्यकर्ताओं ने पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में मारपीट करने का काम किया। क्या ये आरोप असत्य है जो अमित जी आपके वीडियो में कैद है, जिसको आप लोगों ने दिखाया है? सिंह साहब, इस पर आपका रिएक्शन। जावेद अहमद का कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान जो कुछ देखने को मिला, हमें डर और आशंका है कि इस बार विधान परिषद चुनाव के दौरान भी वही तस्वीर सामने आएगी। देखिए, संस्थाओं पर सवाल और बवाल मचाना इनकी पुरानी आदत है। अपने समय में इस तरह के कार्य को किए हैं, लिहाजा बार बार वो चीजें याद आ रही हैं। अपराध और अपराधियों के साथ खड़े रहने वाले लोग जो है इस तरह की चीजें करते हैं। सुन लीजिए, संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से आज प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आप सुन लीजिए, जब आपका समय आएगा तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर किस तरीके से हमला करते रहे चुनाव आयोग। जावेद साहब वही बता रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया ना उसी का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। हम गायत्री प्रजापति की बात नहीं कर रहे हैं, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे की बात नहीं कर रहे हैं, बुलंदशहर के। आप सुन लीजिए, इसलिए कह रहा हूँ आज बहुत ही लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से हो रहा है। प्रदेश की जनता को गाली देने का कार्य आप बंद कर लीजिए। देखिए, आपकी नकारात्मकता वाली राजनीति को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है कि किस तरह से अपराधियों के साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं। और कानून अयोध्या में, लखनऊ में जो क्लियर ब्लास्ट रहता है, उस अपराधियों को सरकार में आते ही छोड़ देते हैं कि इससे भाईचारा कायम होगा। प्रदेश की जनता जो है भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाकर जिस तरह राशन, शासन, अनुशासन देकर भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याणकारी कार्यों को किया है, आज प्रदेश की जनता उस पर भरोसा दिखा रही है। प्रदेश की जनता ये जान रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कुछ करेंगे वो जनता के लिए करेंगे। ठीक है, ये पार्टी नहीं है, परिवार। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, फिर से आऊंगा। एक बार कुलभूषण जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। कुलभूषण त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां देखती है? विधानसभा चुनाव की बात करें तो 7 सीटों से आप लोग 2 पर आ गए। अभी विधान परिषद में एक आपकी उपलब्धता है, एक सीट पर आपका कब्जा है। इस बार के विधान परिषद चुनाव में आप अपने आप को कहां देख पा रहे हैं? पहले तो अमित जी आपको सूचित कर दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार विधान परिषद चुनाव में अपनी सहभागिता नहीं कर रही है। दरअसल जिस तरह की राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में हो रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं है, ये आपको जानकारी होगी। दरअसल यह चुनाव पूरी तरह से सत्ता के चुंगल का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी एजेंसियों को फ्रंटल बनाकर यूज करती है, अभी आप देखेंगे कि जब तक ये कल वोटिंग होनी है तब तक लगातार बुलडोजर धड़क रहा है, आ रहा है, दहाड़ रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। दरअसल ये बुलडोज की सरकार है, ये कुछ बनाने पर ध्यान नहीं देती है, तोड़ने पर ध्यान देती है। पूरे समाज को छिन्न भिन्न कर दिया है, सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न कर दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर फिर तो आपको लड़ना चाहिए था ना, आपने लड़ाई से पहले ही सरेंडर कर दिया, हथियार रख दिए। अमित जी आप सुनिए, ये चुनाव पूरी तरह से जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए और जो ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव हुए, उनमें आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी की, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की, औरतों की साड़ियां तक खींची गई, पर्चे छीन के फाड़ दिए गए। 9 सीटें जो जीत ली हैं वो किस तरह से जीती हैं, कितनी लाठी चली है, पुलिस पूरी तरह से योगी जी के इशारे पे काम करेगी। ऐसे में लोग लोकतंत्र बचाने। कुलभूषण त्रिपाठी जी का कहना है कि हमने प्रत्याशी इसलिए चुनावी मैदान में नहीं उतारे कि हम विधानसभा के चुनाव में 7 से 2 पर आ गए और हमें इस बात का डर था कि इस बार हमारी सीटें, जो एक सीट है विधान परिषद में, वो भी चली जाएगी। बल्कि हमने प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारे क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, ये कहना है उनका।
देखिए, संस्थाओं का दुरुपयोग इनके समय में होता था। स्वयं प्रणब मुखर्जी साहब ने पी चिदम्बरम पे आरोप लगाया, बाद में पी चिदम्बरम साहब प्रणब मुखर्जी पे आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं पे आरोप नहीं लगाती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, विदेशी ताकतों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा बनाई हुई यह पार्टी भारत में जिस तरह से अपनी गतिविधि को बढ़ा रही थी, निश्चित तौर पे जब सबको जानकारी हुआ कि हाँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का सिर्फ नाम दिया जाता है, हमारे महान विभूतियों को नकारा जाता है, तो प्रदेश की पढ़ी लिखी जनता, देश की पढ़ी लिखी जनता ने इनको नकार दिया। इस नाते लाचार होकर ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फिर भी स्वागत है कुलभूषण जी का, कम से कम अपनी बात कहने, सुनने, समझने तो आ रहे हैं। मैं यही कहूंगा, आप जनता के बीच में जाइए, अपनी योजनाओं को लेकर जल्दी से एक रिएक्शन। आपका कोई जनाधार नहीं, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, मैं बता दूं अमित जी, एसएन सिंह साहब का बड़ा सम्मान करते हुए कि जनता का समर्थन किसके साथ है ये तो आपको एहसास है, और इसीलिए आप ये सारे हथकंडे यूज कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के साथ थी और जनता के साथ है और जनता के साथ रहेगी। कल भी हमने जो महंगाई नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं ना, आप जनता के साथ हैं। सिंह साहब ये कह रहे हैं कि जनता आपके साथ नहीं है, और ये तो विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला परिणामों में। आपका वोट शेयर भी गिरा, आपकी सीटें भी कम हो गई। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास फिर से। जावेद अहमद साहब, जिन लोगों ने बहुत पहले से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, वो ये कह रहे हैं कि जब बीएसपी की सरकार थी तब विधान परिषद के चुनाव में बीएसपी ने ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। 2012 से 2017 तक जब आप सत्ता में रहे तो 31 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। और इस बार जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो आपको इस बात का डर सता रहा है कि लूट तंत्र की वजह से आपके प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लूट तंत्र का आपको अनुभव है क्या, या फिर इससे पहले जो भी पार्टी सत्ता में रहा करती थी वो लूट तंत्र के जरिए ही जीत दर्ज करती थी क्या? देखिए अमित जी, अगर समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय अगर इस तरीके की लूट तंत्र की व्यवस्था थी और हुआ था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ सो रही? 10 रुपए 10 पैसे जिस समय पेट्रोल पे बढ़ जाता था, तो ये लोग जो है किस तरीके से इक्का गाड़ी साइकिल पर चलकर विरोध प्रदर्शन कराते थे। और जब हम लूट रहे थे लोकतंत्र को, तब ये मौन क्यों थे? इनको किस शक्ति ने मौन रहने के लिए कहा था? जरा एसएन भाई यही बता दें। ये कहकर तो आप अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ती थी तो बीजेपी सड़कों पर होती थी, तो फिर ऐसे में जिन लोगों ने आपको वोट किया है वो आपसे सवाल करेंगे ना कि भाई साहब, जब महंगाई बढ़ रही तो आप लोग सड़क पर क्यों नहीं है तो विधान परिषद का चुनाव, सड़क पर उतरिए, करिए प्रदर्शन, दर्ज कराइए अपनी उपस्थिति। आप नहीं, लगातार विरोध किया जा रहा है। उस सरकार के सामने विरोध का क्या औचित्य है जो सरकार विपक्ष को और पूरी तरीके से लोकतंत्र को एक पहिए पर चलाने का प्रयास करती चली आ रही संवैधानिक संस्थाओं की, जिसने गर्दन मरोड़ दी हो, संवैधानिक संस्थाओं की माला जपने वाले लोग जिसका दुरुपयोग कर रहे हो, जिसको कुछ सुनना ही नहीं है, जिसको कोई बात ही नहीं करना है, जिसको लोकतंत्र को एक पहिए पर चलाकर विपक्ष को खत्म कर देने की जिसने कस्में खा रखी है, जो अपने सिंह साहब कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन जावेद अहमद साहब, आपकी बातों से वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे जिन लोगों ने आपके 125 विधायकों को जिताया है और कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक को जिताया है। वो सोच रहे होंगे, बताइए, इन लोगों ने तो पहले ही हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार के सामने विरोध दर्ज कराने का क्या मतलब है जो सुनेगी नहीं। आप कहाँ ले गए? हथियार नहीं डाल दिया। ये नई सरकार बनी 6 महीने, रुकिए, अभी समीक्षा कर रहे हैं। इस सरकार को पता चलेगा कि अहंकार क्या होता है और भारतीय सभ्यता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होती है। ये रावण की तरह साधु भेषधारी लोग, सिंह साहब, जिन्होंने माता पिता का अभी 6 महीने की मोहलत दी है विपक्ष ने आपको, कह रहे हैं अपने मन का कर लीजिए, 6 महीने बाद वो बताएंगे सड़क पर। अपनी बारी का इंतजार करिए, इस तरह से करेंगे तो डिबेट नहीं होगा। आप सुन लीजिए, देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। हमने जो भी योजनाएं लिया है वो सभी बिना जाति धर्म को देके, बिना क्षेत्र को देके सबके लिए लिया है। जन विश्वास, आप सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, ऐसा कार्य मत करिए जैसा आप जी करे। जावेद साहब ऐसे नहीं, जावेद साहब ऐसे नहीं, आपने सवाल किया है ना तो जवाब भी सुनिए ना। डिबेट नहीं होता है। वो बता रहे हैं ना कि हम किस आधार पर लोगों के बीच वोट मांगने जा रहे हैं और क्यों हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं। सुन लीजिए आप। अब देखिए, इनकी सरकार में महंगाई भत्ता बांटने जाते हैं लोग, 20,000 करोड़ रुपया और 15,000 करोड़ बांटने में लग जाता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह का कार्य नहीं करेगी।
96,000 करोड़ रुपया जाते जवाते घपला घोटाला करके जाते हैं। कैग की रिपोर्ट में उसका कोई जिक्र नहीं है, नहीं उसकी कोई एनओसी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कार्य नहीं करेगी। रही बात, इनके समय में अपहरण और हत्या एक उद्योग था जो फलता फूलता था, और इन चुनाव में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे, निश्चित तौर पे उस बल के और उस नाते सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए ना, आप क्या लीजिएगा, आप जनता को गाली देने का कार्य कर लीजिएगा, आप एसएन सिंह को भी गाली देने का कार्य कर लीजिएगा, लेकिन आप देखिए जनता ने आपको नकारा और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा। नाम लेके बता दो, अगर कोई बड़ी सुचितापूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा है, आपको जनता ने बताया है, आप जनता के बीच में जाइए, उसके विश्वास को जीतिए। अभी कह रहा हूँ, आप 5 साल तक ट्विटर वार और प्रोपेगेंडा वार करते रहे। मैं तो कह रहा हूँ सर, विकास की अधूरी होती है। जावेद अहमद साहब, एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं ना कि एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि जितना जोर आप यहाँ पर लगा रहे हैं ना, यही जोर जाकर पब्लिक के बीच में लगाइए तो शायद चुनाव में आपको फायदा होगा। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीने का आप उनको वॉकओवर क्यों दे रहे हैं भाई। ठीक है, मैं कुलभूषण त्रिपाठी के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन कुलभूषण जी मेरा एक सवाल भी है, मेरा आपसे एक सवाल भी है, उसके बाद आपको जो कहना है अपनी बात भी पूरी करिएगा। प्लीज आप लोग 1 मिनट के लिए होल्ड जाइए। कुलभूषण त्रिपाठी जी, बीच में कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता क्या सोच रहे होंगे जिनको आप लोगों ने मैसेज दिया था विधानसभा चुनाव से पहले कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब उनके मन में होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वॉकओवर दे दिया, अब न लड़कियां लड़ पा रही हैं न लड़के लड़ पा रहे हैं। जिस संगठन को मजबूत करने की बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही जा रही थी, कैसे मजबूत हो पाएगा अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो? अमित जी 1 मिनट समय दीजिएगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर जो चुनाव कराने की स्थिति में होती और चुनाव कराती तो निश्चित ये चुनाव लड़ती कांग्रेस और बहुत बेहतर प्रदर्शन करती। लेकिन दरअसल ये चुनाव होने ही नहीं दे रहे हैं। इनका एजेंडा यही है, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, जिसे ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो पूरी तरह से लोकतंत्र को रौंदने में लगी हुई है। जब चुनाव जैसी कोई स्थिति होगी तब तो चुनाव लड़ने की स्थिति बनेगी। जब आप चुनाव ही नहीं कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए 9 सीटों पर उनके निर्विरोध प्रत्याशी जीत गए ना, बाकी 27 पर तो वोटिंग होगी ना, वहां तो आप अपने प्रत्याशी पहले चुनावी मैदान में उतारते, उसके बाद आप सवाल खड़ा करते कि चुनाव निष्पक्ष हुआ या नहीं हुआ। आपने तो पहले विधानसभा में हुआ और जो अभी हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं यही तो आप देखिए कि जो अभी हुआ और जो हो रहा है, 9 निर्विरोध कैसे जीतते हैं वो भी सबको पता है, और कल जो 27 पे वोटिंग हो रही उसका भी परिणाम सबको पता है कि 27 पे किस तरह से वोटिंग हो रही है। बुलडोजर का दबाव देके, नोटिस का दबाव देके, पैसे से खरीद के, पूरी तरह से जब लोकतंत्र की हत्या पर अगर चुनाव नहीं होता तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी सरकार नहीं बनती और महाराष्ट्र में आपकी मिलीजुली सरकार नहीं बनती। इसलिए चुनाव को नकारिए नहीं। विधानसभा के चुनाव में आप गए थे, मुझे लग रहा है ये उन कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं है त्रिपाठी जी, जो कि संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मेहनत की थी। अगर आप विधान परिषद के चुनाव में वॉकओवर दे रहे हैं तो उनके मन में सवाल उठेगा कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी, आप बने रहे हमारे साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की। देश के आर्थिक हालात पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले वक्त में स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। देश में रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, देश को कई हिस्सों में बांट दिया गया है, सबको एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। कि बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से। बांटा भी गया, हिंदुस्तान में अलग अलग ग्रुप्स बना दिया। पहले ये एक देश हुआ करता था, अब अलग अलग देश के अंदर अलग अलग देश बना दिया। एक इन लोगों का देश, दूसरा इन लोगों का देश, तीसरा इन लोगों का देश, और इन सबको एक दूसरे से लड़ाया जाता है। तो जब ये दर्द आएगा तो हिंसा आएगी। अभी मत मानो मेरी बात, अभी मत मानो, 2-3 साल रुक जाओ, फिर देख लेंगे। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।